नमस्कार। आज के इस धमाकेदार विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। अगर आप किसी भी आगामी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हरियाणा के साहित्य और पत्रिकाओं का यह विषय आपको काफी परेशान करता होगा, है ना? इतने सारे नाम, इतनी सारी तारीखें, लगता है जैसे दिमाग का दही हो गया हो। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज हम इस पूरे फैक्चुअल जाल को इतने बढ़िया और आसान तरीके से कैटेगराइज करने वाले हैं कि सब कुछ आपको बिल्कुल टिप्स पर याद हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम किन विषयों पर बात करेंगे। पहला, साहित्य अकादमी और उनकी प्रमुख पत्रिकाएं। दूसरा, हरियाणा साहित्य के कुछ बेहद जरूरी फर्स्ट्स। तीसरा, प्रमुख हरियाणवी अनुवाद। चौथा, प्रसिद्ध उपन्यास और उपन्यासकार। और आखिर में प्राचीन, सूफी और जैन साहित्य पर एक नजर डालेंगे। तो आइए सीधे अपने पहले पड़ाव पर चलते हैं, साहित्य अकादमी और प्रमुख पत्रिकाएं। क्योंकि देखिए, किसी भी जगह के क्षेत्रीय साहित्य को गहराई से समझना हो तो शुरुआत उन आधिकारिक संस्थाओं से ही करनी चाहिए जो उसे सहेजती और बढ़ावा देती हैं। अब यहाँ एक कमाल का कंफ्यूजन होता है। अकादमी के गठन की आधिकारिक तारीख 9 जुलाई 1970 है, लेकिन काफी जगह आपको जुलाई 1971 भी लिखा मिलेगा। तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी यही है कि एग्जाम के लिए दोनों साल दिमाग में रखें, जो विकल्प आए उस पर टिक लगाएं। वैसे 26 जुलाई 2011 को इसे पुनर्गठित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में है। और एक सबसे मजेदार फैक्ट, क्या आप जानते हैं इसका अध्यक्ष कौन होता है? राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री ही हमेशा इसके चेयरमैन होते हैं। और यहां एक और ऐसी चीज है जहां नंबर कटने का डर सबसे ज्यादा होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर सवाल आए कि हरियाणा की पहली पत्रिका कौन सी है तो जवाब होगा हरियाणा शोध, जो 1966 में रेवाड़ी से निकली थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है तो सही जवाब होगा हरिगंधा। ये एक छोटा सा शाब्दिक हेरफेर है, पर इसको क्लियर रखना एग्जाम में गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब इस लिस्ट को देखिए, ये एकदम हाई स्कोरिंग एरिया है। हर अकेडमी की अपनी एक अलग पहचान वाली पत्रिका है। संस्कृत अकेडमी की है हरिप्रभा, पंजाबी अकेडमी निकालती है शब्द बूंद और उर्दू अकेडमी की है जमुना तट। खैर, सिर्फ लैंग्वेज अकेडमियां ही नहीं है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की पत्रिका है हरियाणा खेती। सूचना और लोक संपर्क विभाग हरियाणा संवाद पब्लिश करता है और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का ऑफिशियल पेपर है सांध्य दैनिक। इन्हें जरूर याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, हरियाणा साहित्य के प्रथम, यानी वो ट्रेल ब्लेजर्स जिन्होंने राज्य की साहित्यिक पहचान की मजबूत नींव रखी। शुरुआत करते हैं इस एकदम दिल छू लेने वाली पंक्ति से, देसा में देस हरियाणा। कमाल की लाइन है ना? ये अमर रचना हिसार के उदय बानु हंस जी की है। उन्हें रुबाई सम्राट और हरियाणा के राज्य कवि होने का गौरव प्राप्त है। ये लाइन आज हरियाणा की कल्चरल पहचान का एक अटूट हिस्सा बन चुकी है। चलिए अब कुछ बहुत ही खास फर्स्ट्स पर एक रैपिड फायर नजर डालते हैं जो लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहले हिंदी साहित्यकार चौरंगीनाथ। राज्य की पहली कहानी लड़की की बहादुरी। पहला साप्ताहिक समाचार पत्र यानी वीकली न्यूज़पेपर कौन सा था? हरियाणा केसरी। और हां, आध्यात्मिक क्षेत्र में पहले सूफी संत का दर्जा शेख मोहम्मद तुर्क को दिया जाता है। ये चारों फैक्ट्स बिल्कुल सॉलिड होने चाहिए आपके दिमाग में। इस लिस्ट में राजा राम शास्त्री जी का नाम बिल्कुल हाईलाइट करके रख लीजिए। उनकी रचना झाड़ू फ्री को राज्य का सबसे पहला उपन्यास माना जाता है। ये सवाल तो जैसे एग्जाम्स का फेवरेट है। इनके अलावा उन्होंने एक की खेती नाम का एक प्रहसन और मदहोश जैसे उपन्यास भी लिखे, जिन्होंने सच में एक बेहतरीन बेस तैयार किया। अब तीसरे सेक्शन पर आते हैं जो काफी दिलचस्प है, प्रमुख हरियाणवी अनुवाद। सोचिए, जब इतने बड़े और प्राचीन महाकाव्यों को लोकल हरियाणवी बोली में ढाला गया होगा तो कैसा असर हुआ होगा। आइए देखते हैं कि किन महान लोगों ने इन क्लासिकल टेक्स्ट्स को आम जनता तक पहुंचाया। हरियाणवी महाभारत का अनुवाद सादुल्ला जी ने किया। उसके बाद कालिदास की इतनी मशहूर रचना मेघदूतम को रामेश्वर दयाल शास्त्री जी ने हरियाणवी में अनुवादित किया और पवित्र गीता को प्रोफेसर हरि सिंह जी ने लोकल लैंग्वेज में लाकर आम लोगों के दिलों में बसा दिया। ये एक शानदार ब्रिज की तरह काम करता है। ओके, अब हम आते हैं अपने चौथे पड़ाव पर, प्रसिद्ध उपन्यास और उपन्यासकार। यहां से आधुनिक युग शुरू होता है। अब देखिए, इस सेक्शन में याद रखने के लिए काफी सारे नाम हैं, तो जरा और ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा, राजा राम शास्त्री जी पहले उपन्यासकार थे, राइट? लेकिन अगर सवाल आता है राज्य के पहले सफल
यानी सक्सेसफुल उपन्यासकार कौन थे, तो जवाब होगा मोहन चोपड़ा। उनकी रचनाएं जैसे टूटा हुआ आदमी, सुबह से पहले, ये नए लोग, एक छाया और मैं, और नीड़ के आगे लिटरेरी दुनिया में सच में एक माइलस्टोन साबित हुई हैं। अब जो इस लिस्ट में सबसे कमाल की बात है वो है ये मिलते जुलते नाम। एग्जाम के भारी प्रेशर में ये इतना कंफ्यूज करते हैं ना, लेकिन हम इन्हें यहीं सॉर्ट आउट कर लेते हैं। देखिए, लाल धूप अमृतलाल मदान जी की रचना है, जबकि लाल पसीना अभिमन्यु अनंत जी का उपन्यास है। वैसे ही माटी का चूल्हा जगबीर राठी ने लिखा है, पर माटी का मूल जय नारायण कौशिक जी का है। अगर आप इन्हें इस तरह आमने सामने रखकर पढ़ेंगे तो गलती का कोई चांस ही नहीं बचेगा। कुछ और ऐसी किताबें हैं जो हर दूसरे एग्जाम पेपर में दिखी जाती हैं, इन्हें भी रट लीजिए। मधुकांत जी की रचना है गांव की ओर, जबकि रमेश चंद्र जैन ने लिखा है मेहंदी रचे हाथ। कृष्ण बाछल जी की काफी इमोशनल बुक है अमानत एक शहीद की। फिर आता है कृष्ण महादेव का अंधा सफर और उर्मी कृष्ण की वन और पगडंडिया। चलिए, इन सारे नामों को अपने दिमाग के एक फोल्डर में सेव कर लीजिए। और इस मॉडर्न फिक्शन के सफर में एक स्पेशल मेंशन जरूर बनता है साएं अपने अपने। ये शानदार उपन्यास राजकुमार निजात जी का है। ये अपने यूनिक स्टाइल के लिए काफी जाना जाता है और सच कहूं तो आने वाले एग्जाम्स के लिए ये एक बहुत ही सॉलिड हिट हो सकता है। तो ये तो हो गई आधुनिक कहानियों और नॉवेल्स की बात, लेकिन अगर हम वक्त में थोड़ा पीछे जाएं तो एक सवाल उठता है कि प्राचीन काल में एकदम शुरुआत में हरियाणा का साहित्य आखिर कैसा था। और यही हमारा पांचवा और आखिरी सेक्शन है, प्राचीन सूफी और जैन साहित्य। आइए इस क्षेत्र की उन गहरी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जड़ों को टटोलते हैं जहां से असल शुरुआत हुई थी। जरा सोचिए कि बाहर से आए प्राचीन यात्रियों और यहाँ के विद्वानों ने इस जगह को कैसे देखा होगा। अल बरूनी की मशहूर किताब तहकीक-ए-हिंद को ही ले लीजिए, जिसमें यहाँ के ब्रह्म सरोवर का जिक्र है, या फिर चीनी यात्री हुइनसांग की सीयू की। बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी, कल्हण ने राजतरंगिणी, और ग्रामर यानी व्याकरण को कौन भूल सकता है, पाणिनि की अष्टाध्यायी और पतंजलि का महाभाष्य। ये सभी क्षेत्र के मजबूत इतिहास के ठोस सबूत हैं। अब यहाँ एक सच में चौंका देने वाला फैक्ट है। राजा हर्षवर्धन वो सिर्फ साहित्य का एक विषय या सब्जेक्ट नहीं थे, बल्कि वो खुद एक बेहतरीन संस्कृत लेखक थे। उनके लिखे गए 3 नाटक रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका आज भी संस्कृत लिटरेचर के मस्ट रीड्स माने जाते हैं। है ना कमाल की बात। स्पिरिचुअल लिटरेचर यानी आध्यात्मिक साहित्य की नींव भी बिल्कुल उतनी ही गहरी है। कबीरदास जी के बीचक, साखी और रमैनी को कौन नहीं जानता। और सबसे खास सूरदास जी, जिनका जन्म फरीदाबाद के सिंही गांव में हुआ। उन्होंने सूरसागर और सूरसारावली जैसी अमूल्य रचनाएं दी। इसके अलावा शाह मोहम्मद रमजान शहीद की कायदे-अजीम और पंडित लक्ष्मीचंद का मशहूर सॉन्ग द्रौपदी चीरहरण भी इस लिटरेरी बैकबोन के अहम हिस्से हैं। आखिरी कड़ी में अगर हम देखें तो जैन साहित्य का प्रभाव भी कम नहीं रहा। श्रीधर जी ने चंद्रप्रभा और महावीर की रचना की। पुष्पदंत जी एक और बड़े कवि रहे। बनारसी दास जी का अर्धकथानक तो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है। और नेमीचंद जी ने लिखा त्रिलोक दर्पण। ये वही प्राइमरी जैन कवि हैं जिनका ऐतिहासिक ग्रंथों में सबसे ज्यादा जिक्र मिलता है। तो साहित्य के इस विशाल सागर को आज हमने कुछ क्लियर कैटेगरीज या मेंटल बकेट्स में बांट लिया है। इनको इसी तरह से याद रखिए और एग्जाम में कोई सवाल आपको अटका नहीं पाएगा। पर चलिए, एंड में सोचिए, सदियों पहले रचे गए इन महाकाव्यों, कविताओं और सूफी रचनाओं में ऐसा क्या मैजिक है जो इनकी गूंज आज भी जिंदा है। इस विशाल धरोहर के अनखुले पन्नों में न जाने और क्या क्या मिलना बाकी है। आंखें पढ़ते रहिए और नई चीजें खंगालते रहिए। आज के इस विश्लेषण को हम